Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to solve the past paper of 2019. Start करते हैं. From the very first question, the question says that the velocity of particle is related to time according to this equation. V is equal to c t power 3. The dimension of constant c are. अब इन चारों में से what will be the correct dimension of c? अच्छा, अब हमें पता है कि v इज वेलोसिटी, उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है लेंथ ओवर टाइम. c की डायमेंशन हमें नहीं पता, टाइम की डायमेंशन होती है t और टाइम के ऊपर क्यूब है तो क्यूब. नाउ सी दैट टाइम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में c के साथ नीचे जाके t के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा. सो t और यहाँ पर आ जाएगा t पावर 3. नाउ मेरा बेटा सी दैट बेस सेम पावर ऐड, यहाँ t के ऊपर पावर 1 और पावर 3, तो 1 + 3 is 4. सो एल टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू सी. और ये t टू द पावर 4 जब न्यूमिनेटर में जाएगा फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो इट विल बी नेगेटिव. सो डायमेंशन हो जाएगी l विच इज लेंथ t टू द पावर -4. सो दिस इज गोइंग टू बी द डायमेंशन ऑफ व्हाट, c. तो जो ऑप्शंस L t to the power -4, so it means that C option should be correct. So yeah, let us move towards the second question. The question says that a car starts from rest. ठीक है, तो initial velocity 0 होगी, कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है and moves with a constant acceleration. ठीक है, during 4th second of its motion it covers a distance of 21 meters. मतलब चौथे सेकंड में, मतलब इस तरह होता है ना, पहले सेकंड में 10, दूसरे में 15, फिर 16, फिर चौथे सेकंड में 21 मीटर डिस्टेंस कवर किया है. तो बताइए अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन इस कार की एक्सेलरेशन क्या होगी. ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अगर आप देखें, हम एनालाइज करते हैं तो वी गॉट टू नो दैट कि यार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी. एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो सेकंड लगा सकते हैं, और ऊपर जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से दिस इक्वेशन सूट्स द बेस्ट. ओके, अच्छा इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो वी आई हमारे पास 0 हो जाएगा. सो एस इज इक्वल टू 0 टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और 0 टी से मल्टीप्लाई करेगा तो 0. इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी. अच्छा, वी विल यूज दिस इक्वेशन थ्रू आउट दिस प्रॉब्लम. अब ड्यूरिंग द 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, तो 1/2 ए नहीं पता, टी तो पता है, 4 सेकंड 4 का स्क्वायर. नाउ सी दैट 1/2 ए 4 का स्क्वायर होता है 16. वी विल जस्ट सॉल्व दिस. 2 1 are 2, 2 8 are 16, 8 will multiply with a. So during the 4 second the displacement would be 8a. ओके, अच्छा अब 3 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी चेक करते हैं. तो S3 1/2 a t की जगह 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a. 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 will multiply with 1. So during the 3 seconds it would be 9/2 a. अब क्या है, चौथे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो 21 मीटर्स हुई है. तो चौथे सेकंड का मतलब 4th सेकंड इज S4 - S3. तो मतलब कि अगर मैं S4 मतलब जो ड्यूरिंग द 4 सेकंड है उसमें से 3 सेकंड की डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो आएगा. लॉजिकल सी बात. तो 4th सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट थी दैट वाज 18. S4 अभी हमने मालूम किया दैट इज 8a. S3 अभी हमने मालूम किया दैट इज 9/2a. विल टेक द एलसीएम ऑफ इट. 2 यहाँ 1 है, 2 1 are 2 and 2 8 are 16a -9a, और यहाँ पर 21. यहाँ देखिए 2 इज डिवाइडिंग, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 21 are 42. ठीक है, तो यहाँ तो आ गया बेटा 42, और 16 - 9 विल बी 7a. सो 42 7 इज मल्टीप्लाइड हेयर इज इक्वल टू उस तरफ जाके डिवाइड करेगा. 7 6 are 42. सो एक्सेलरेशन बेटा आपकी कितनी हो जाएगी, 6. सो इट इज दैट मच इजी. ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आपसे कह रहा है अ कार ऑफ मास 1200 kg इनिशियली एट रेस्ट, तो वी आई इसका हो जाएगा 0. हैज बीन एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड ऑफ दिस, तो वी एफ ये है, और कितने टाइम में हुआ है, 16 सेकंड में. हमें पता करना है कि भाई आप बताएं कि एक्सेलरेशन कितनी है इस कार की, एंड सेकंड फोर्स कितनी होगी. अच्छा, जब भी प्रॉब्लम करें बेटा जस्ट मेक अ डेटा.
तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, फाइनल वेलोसिटी वाज 8 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में वेलोसिटी अचीव की है? 16 सेकंड्स में अचीव की है। मास ऑफ द बॉडी कितना है? 1200 kg मास है। और आपने फाइंड आउट क्या करना है? एक्सेलरेशन करनी है और फोर्स करनी है। So whenever you are solving the problem during the exam as well, so try to make a data, it will be a piece of cake for you. अच्छा, acceleration क्या होता है बेटा? Change in the velocity with respect to time. Change का मतलब final minus initial, ठीक है? Final तो हो गई थी 8, initial थी 0, time है हमारे पास 16, 8 minus 0 बेटा, it is 8 over 16, 8 over 16 is 1 over 2, 1 over 2 is what? 0.5. तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब फोर्स मालूम करनी है। फोर्स इज एम ए, मैस हमारे पास है 1200 और ए विच वाज 1 over 2, और इसको आप 0.5 भी कह सकते हैं। 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो ये बेसिकली फोर्स आपके पास आ गई 600 न्यूटन्स। तो एक्सेलरेशन 0.5, फोर्स आपके पास 600, so A option should be correct. Okay, let us move towards the next one. कह रहे SI यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ हमें पता है मीटर्स होता है, मास किलोग्राम होता है और टाइम होता है सेकंड। आर मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, सॉरी मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, so which would be answer C. So yeah, let us move towards the next question. कह रहे द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है और ये है, कितना होगा? बेटा इससे पहले यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज 1। डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर्स का जो मल्टीपल है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है मतलब आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई, वॉट एवर जो भी डिफरेंट है उसका आएगा मल्टीपल प्रोडक्ट 0 के बराबर। अब ऐसा क्यों है? प्रूफ देख लेते हैं। देखिए बेटा, आई डॉट प्रोडक्ट जब भी ओपन होता है आपके पास आ जाता है कॉस थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा जो एंगल है इट शुड बी 0। अब 0 क्यों है? सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन पैरेलल होगी, पैरेलल मतलब 0 डिग्री एंगल, और यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 बेटा 1 के बराबर होता है, ये 1 1s are 1 और 1 1s are 1, ठीक है। इसी तरह जे डॉट जे भी सेम होगा, के डॉट के भी 1 ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आई डॉट जे की, आई डॉट जे एक आई है मतलब x और j मतलब y, तो अगर मैं इनका एंगल देखूं तो अगर ये i है विच इज x और ये j है तो एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब cos हो जाएगा 90, और cos 90 बेटा किसके बराबर होता है? cos 90 बराबर होता है 0 के, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जो एंगल होगा इन दोनों के दरमियान इट शुड ऑलवेज बी 90, सेम का 0 होगा, सो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ द cos एंगल, ठीक है, वो 0 के बराबर होगा। तो यूनिट वेक्टर जब भी आपके पास आए, सिंपल सा ट्रिक है, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले टर्म्स को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे से कर दो, के वाले को के से कर दो। 3 2s are 6 है तो सिंपल 6, -2 इज मल्टीप्लाइंग विद 2, जे डॉट जे, तो 2 2s are 4 विच इज -4, और 4 3s are 12 सो विच इज -12। तो ये हो जाएगा 6 - 4 इज -2, ठीक है। 6 - 4 इज 2, सॉरी नॉट -2, एंड -12, तो 2 - 12 शुड बी -10, so answer should be -10, it should be D. So you can solve like this, it is very important, please इसको प्रिपेयर कीजिएगा। द वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है A क्रॉस B। अच्छा, it will give you another vector that is C and that is always perpendicular to the plane, मतलब A और B जो है वो X और Y में है, तो जो C वेक्टर होगा it should be on the Z plane perpendicular to A and B. So what does it means कि C आंसर शुड बी करेक्ट, कि A क्रॉस B जो वेक्टर होगा इट शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A and B, ठीक है। अच्छा, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन विद द स्पीड ऑफ दिस, सो दिस इज द इनिशियल स्पीड, आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेविटी की वैल्यू 10 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt
वी आई हमारे पास है 20, जी की वैल्यू हमें कह रहा है 10 लें, टी है 3, तो 10 3s are 30, 20 plus 30 it should be 50. So after 3 seconds the velocity should be 50. Okay, let us move towards the next one. कह रहा है when an object is thrown upward, एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट राइजेस टू हाइट h, ठीक है, हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h व्हेन इट्स लूज 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है, जो पाथ होता है, वो इस तरह से होता है। और अगर इस डायग्राम को याद कर लेंगे, जो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी होती है यहाँ और यहाँ, इट इज ऑलवेज द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ना, तो यहाँ तो पोटेंशियल जीरो। इसी तरह ऑन द हाईएस्ट पॉइंट टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टोटल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है इट इज लूजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी जितनी हाइट पे जाएगी उतनी उतनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी। तो कह रहा है कि 1/3 काइनेटिक एनर्जी कब लूज करेगी? जब इतनी ही हाइट पे जाएगी। सो बी आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। कह रहे अ कार ऑफ मास 500 kg is traveling at a constant speed of this rounds a curve of 100 meters. What is the centripetal force? देखिए बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv²/r। आपसे कह रहे हैं मास आपके पास है 500, वेलोसिटी है आपके पास 9 का स्क्वायर, और आपके पास रेडियस है 100। ठीक है, देखिए 1 0 1 0 0 एंड 0, तो इट शुड कैंसिल। बचा क्या है यहाँ पे 5 और 9 का स्क्वायर विच इज 81। 81 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट शुड बी 405। अच्छा, अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 80 को 5 से करें, 85 400, बचा 1, 1 को 5 से करेंगे, 1 5 5, तो इट शुड बी 405। तो दिस विल बी द आंसर। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। कह रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास कितना होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p होता है। फोकल लेंथ आपको 10 दी गई है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज। अच्छा, इरेक्ट इमेज जब भी होगी तो शुड इट इज नेगेटिव, आपने पढ़ा होगा, ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो इमेज है इट इज 2q, तो ये याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ट्वाइस एज लार्ज एज कह दिया है। तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है, वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -q/p। माइनस क्यू है क्योंकि इरेक्ट इमेज है, मैग्निफिकेशन 2 है। ठीक है, q जो है विच इज 2p, अभी बताया, डिवाइडेड बाय द p। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके, अच्छा, तो q/p इज 2, सॉरी q/p इज 2, तो p आपका यहां जाएगा, तो इट शुड बी -2p इज इक्वल टू q। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ गया, सॉरी q इज द इमेज डिस्टेंस। अब हमने we just substitute the formula 1/f is equal to 1/p, very famous formula, plus 1/q। अच्छा, 1/f is 10, 1/p हमें मालूम करना है, और 1/q, q जो है विच इज 2p, विल टेक द एलसीएम ऑफ इट। ठीक है, तो -2p, तो इट शुड बी -2, ओके, एंड इट शुड बी +1। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और वी विल जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो इट शुड बी हियर 2p, और यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई करेगा -1 से, 10 1s are 10 एंड -2p, p should be 10/-2, ओके, सो p should be -5। सो कितना हो जाएगा? -5, ओके, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर रहना चाहिए? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, कह रहा है 171 हमारे पास है, द ब्रैग्स लॉ फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज using crystal lattice planes having distance d between each other for constructive interference। constructive interference में वेव ऐड होती हैं, for integral multiple of lambda is, तो वो बराबर है इसके, you need to just learn the Bragg's law, उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स इज कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर में बैटरी कनेक्ट हो रही है, 4, 5 एंड 3 ओम्स, ज्वाइंट इन टुगेदर इन पैरेलल, पैरेलल में हो रही है, और आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम होता है। तो कह रहा है करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर कितना होगा। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V ओवर R शुड बी I, ठीक है, करंट का फॉर्मूला आ गया। V इज सेम, तो जितना वोल्टेज 4 ओम को है उतना ही 5 ओम को होगा, उतना ही 3 ओम को होगा, तो V इज 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 12 ओवर 3 इज व्हाट 4, तो डी आंसर शुड बी करेक्ट। कह रहे हैं इफ म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बेटा इट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या आप इसको आप जबान में स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं बेटा, और दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल की 4 फेमस इक्वेशन है, वहां से आया ये। द प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर इज, ठीक है, वेरी फेमस फ्राडेज लॉ। कह रहे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, provided no force of friction involved during the motion। तो ये याद रखिएगा, वरना सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट होता है, अगर फ्रिक्शन होती है तो वी शुड ऐड द फ्रिक्शन फिनोमेना FH, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ओके, इफ अ कंडक्टर कैरिंग करंट I is placed in a uniform magnetic field B, it experiences a magnetic force, the direction of this force is, आपने फेमस फॉर्मूला पढ़ा होगा I L क्रॉस B, तो क्रॉस है, अभी हमने पढ़ा था कि L क्रॉस B का जो मल्टीपल होगा इट शुड बी परपेंडिकुलर टू L एंड B, जो नया वेक्टर मिलेगा फोर्स उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ I and I which is current and B is the magnetic field, the answer lies in the vector product, ठीक है। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड। देखो पेयर प्रोडक्शन में दो आपके पास पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अच्छा, मिनिमम एनर्जी किसी भी पार्टिकल को बनाने के लिए होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो 0.511 का मतलब 2 के लिए होगा 1.02, आंसर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, a traveling wave in which the particles of the distributed medium move parallel to the direction of propagation, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इस तरह की वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। कह रहे 3 टाइम्स डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल, अगर आप डिस्टेंस 3 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं तो आपने ये सुना फॉर्मूला देखा होगा ए ई नॉट अपॉन डी, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर आप गौर से देखें तो दोनों के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कह रहे हैं डिस्टेंस आप 3 टाइम्स कम करेंगे तो कैपेसिटेंस 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 180 दैट इज 20, you have this particular uranium 92-235 decays by emitting 2 alpha 1 beta and 2 gamma rays। देखो गामा रेज जब भी इमिट होती है तो उससे एटम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, गामा रेज बेसिकली इज द फोटोन, ठीक है। तो जो न्यू डॉटर होगा वो क्या होगा, तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि अल्फा जो है, अल्फा का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, तो उसका जो एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, तो 2 अल्फा है और एक बीटा है। बीटा का मतलब क्या होता है कि आपका न्यूट्रॉन जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोटॉन एंड सम इलेक्ट्रॉन, सही। तो बीटा पार्टिकल से आपका कुछ भी नहीं हो रहा मास नंबर के साथ, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन का तो चार्ज है ना भाई। ओके, तो अब बेसिकली आपके पास यूरेनियम है 92 एंड 235, तो 2 4 एंड 4, तो मास आपका 8 माइनस हो जाएगा 235, जो न्यू डॉटर एलिमेंट होगा 235 माइनस 8 इट शुड बी 227, और जो एटॉमिक नंबर है विच इज 4 माइनस हो रहा है अल्फा से तो 4, और बीटा से 1 प्लस हो रहा है तो 4 माइनस 1 शुड बी 3, तो 92 माइनस 3 वुड बी 89,
तो जो न्यू डॉटर एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा 89, ठीक है, और 227। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा बी शुड बी करेक्ट। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आपका इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है। वोल्टेज कौन सा? सेकेंडरी का। तो ये आपका डी आंसर इसमें इट शुड बी करेक्ट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। कह रहे व्हेन अ ट्रेन पासिंग when a train while whistling passes near you, आपके करीब से पास हो रही है, a considerable change in the pitch of the sound, pitch is directly proportional to frequency, you know that, is heard when the train is moving away, the pitch of the sound dash, whereas the pitch of the sound dash when the train is approaching। तो आपसे कह रहा है कि यार जब आपके से दूर जा रही है ट्रेन तो क्या होगा? पिच डिक्रीज होगी, लॉजिकल सी बात है। और जब आपके करीब आ रही है तो पिच इंक्रीज होगी, आवाज तेज होगी जब करीब आ रही है, और जब दूर जा रही है तो आवाज दूर होगी। डॉपलर इफेक्ट है बेसिकली बेटा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। अ पैराट्रूपर इज फॉलिंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्स वेलोसिटी एंड आल्सो ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब लीनियर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है और एंगुलर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है बेटा? जब फोर्स नेट फोर्स जीरो हो। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है? जब नेट टॉर्क जीरो हो। नेट फोर्स जीरो मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो मतलब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। ओके, 184 है हमारे पास बेटा। 184 में कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, लैम्डा इज द वेवलेंथ, थीटा इज द एंगल, ठीक है, ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्लिट्स टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन इन स्क्रीन, देन फॉर मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो आपसे कह रहा है ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो वो हमें पता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, वेयर एम इज 0 1 2, ठीक है। तो बेसिकली यंग डबल स्लिट की जब हम डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ से ये फॉर्मूला मिलता है। कह रहे हैं द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय टॉर्मलाइन क्रिस्टल इज ड्यू टू विच इफेक्ट। तो ये सिर्फ याद करने वाली बात है, आपको याद करना है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। ओके, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कह रहा है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो टाइम डायलेशन का जो फॉर्मूला है वो बता दें। तो वो हमें पता है टी नॉट rest time divided by 1 minus v square divided by the c square, where v square is the velocity of the observer or of the body that is moving with the speed comparable to the speed of light. तो b answer should be correct. Okay, 187 हमारे पास है बेटा। 187 कह रहा है कॉम्प्टर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है द एक्स-रेज वेवलेंथ चेंज डेल्टा लैम्डा इज डैश, ठीक है, किसके बराबर है हमारे पास? तो वो उसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा लैम्डा, कॉम्प्टन स्कैटरिंग का जो फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। इट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो वो कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, हैज अ मोमेंटम ऑफ दिस, ठीक, हम लिख लेते हैं मोमेंटम है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। द डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट्स, डिब्रॉय वेवलेंथ बतानी है, और h जो है प्लांक्स कांस्टेंट जो है विच इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इट्स अ प्रॉब्लम बेटा। तो हमें पता है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है विच इज h ओवर लैम्डा, वी नीड टू फाइंड लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, मोमेंटम नीचे, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर p। देखिए बेटा h जो है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, मोमेंटम इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, आई गेस, या इट इज दैट, माइनस 26 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो लैम्डा 6.63 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 26। बेस से पावर ऐड करते हैं तो 26 प्लस माइनस 34 हो जाएगा बेटा ये। तो इट शुड बी माइनस 34 प्लस 26। तो ये आपके पास सिंपल हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8। यहाँ पर आप सिंपल डिवाइड कर देंगे, 3 1 3, 3 2 6, 0.32 6 एंड 3 1 3,
सो 2.21 इंटू 10⁻⁻8। अब अगर यहाँ देखें, अगर मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेके चला जाता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, 10 की पावर में 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो 22.1 इंटू 10⁻⁻1 और 10⁻⁻8 तो पहले से ही था। अगेन बेस सेम, पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9। और आपको पता है कि 10⁻�9 जो है बेटा वो बराबर होता है प्रीफिक्स नैनो के, तो 22.1 नैनो, लैम्डा क्या जो यूनिट होता है वेवलेंथ का वो होता है मीटर्स। सो 22.1 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो अब यहां देखें, सी आंसर शुड बी करेक्ट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। कह रहा है क्वेश्चन सीरीज में का फॉर्मूला क्या होगा फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपको ये बात पता है बेटा, क्वेश्चन सीरीज में क्या होता है, आपका जो फोटोन होता है वो 4, 5, 6 मतलब ऑर्बिटल 4, 5, 6 से ऑर्बिटल 3 के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो करेक्ट आंसर है इट शुड बी डी, कि 3 के अंदर आ रहा है, ऑर्बिट 3 के अंदर आ रहा है और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की होती है, समटाइम विजिबल लाइट होती है, समटाइम यूवी रेज होती है, नॉट दैट। ओके, let us move towards the next one. Bohr's postulate for stationary orbit of hydrogen atom is dash. Here m is the mass of electron. अच्छा, बोहर ने कहा था जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इज एन एच कट, और एन एच कट का मतलब होता है एच ओवर 2 पाई। तो दिस विल बी द फॉर्मूला। अब देखें इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो इट शुड बी आंसर बी। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स में द मास डिफेक्ट इज रिफर्ड टू डिफरेंस इन मासेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री न्यूट्रॉन्स एंड बाउंड न्यूट्रॉन्स, नहीं, डिफरेंस इन मासेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड बाउंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो दिस शुड बी करेक्ट, यस। क्यों, अब देखें, मास डिफेक्ट का मतलब क्या है कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है और मैंने उसका मास मेजर किया, तो लेट सपोज इस पूरे न्यूक्लियस का मास आ रहा है 3.96। अब मैं 4 अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास मेजर करता हूँ अलग अलग, तो सबका मास आता है 1 + 1 + 1 + 1 विच इज़ 4। अलग अलग मेजर कर रहा हूँ तो मास ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कंबाइंड मेजर कर रहा हूँ तो मास कम आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या हो रहा है, तो उसका आंसर ये है कि सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, और वो ही हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्यों है, क्योंकि देखो बेटा न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो उनको एक साथ रखने के लिए वी नीड सम एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन mc²। आपको ये भी पता लग जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है अगर आपको पता है कि मास डिफेक्ट कितना है, which you easily calculate. Okay, which particle mark A is obtained from the following nuclear reaction? ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा पार्टिकल ए की जगह आएगा। तो बहुत इजी है बेटा, हम सिर्फ चेक करेंगे प्रोटॉन नंबर्स एंड न्यूट्रॉन नंबर्स। अगर आप यहाँ गौर करें तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, देखो 4 और 2 और यहाँ 6, तो एटॉमिक नंबर सेम, तो ए का जो एटॉमिक नंबर है इट शुड बी 0, चार्ज नहीं होगा। मैथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पर है 9 + 4 इट इज़ 13 और यहाँ 12 है, तो 13 - 12 इज़ 1, तो 0 और 1 तो वो बेसिकली न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। A changing current in a coil sets up a changing magnetic field around it, which is turn induce an EMF in it. सेम बॉडी के अंदर, सेम कॉइल के अंदर EMF प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर दूसरी बॉडी में होता है तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन की बात हो रही है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है इन इलास्टिक कॉलिजन में, बट मोमेंटम आपका जो है वो सेम रहता है, ये कंजर्व रहता है। तो बी आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉयल्स लॉ। देखो भाई, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मस्ट बी आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल में भी आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर सेम रह रहा है। ओके, let us move towards the next one, 196 technically.
If compressible medium has bulk modulus denoted by B and density denoted by rho, then the Newton's formula for speed of sound, न्यूटन का जो speed of sound का जो formula है बेटा वो किसके बराबर होगा, हमने पता है speed of sound का formula that was given by Newton was this. ठीक है, a material that does not become radioactive after absorbing neutrons is called coolant. कूलेंट पानी भी होता है, और आप कूलेंट जो है आप जब भी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करते हैं तो आप पानी रखते हैं कि वो एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को जो है वो एब्जॉर्व कर सके. ठीक है, टू कंट्रोल द रिएक्शन. The Laplace correction to the Newton's formula is based on the fact that the compression and rarefaction occurs in adiabatic process. ठीक है, लैप्लास ने यही करेक्शन दी थी क्योंकि न्यूटन के फॉर्मूले ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू थी बेटा वो गलत आ रही थी, तो लैप्लास ने बताया था कि भाई ये जो प्रोसेस हो रहा है इट इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस. न्यूटन ने कहा था इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन आपसे कह रहा है the internal energy of the system decreases in adiabatic process. We know that yes, which of the following must be true regarding this process. Adiabatic process में आप एनर्जी तो देते नहीं है सिस्टम को, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू. अब ये जीरो है तो डेल यू प्लस डब्ल्यू. ओके, अगर ये यहाँ चले जाएगी तो शुड बी नेगेटिव, सो वर्क डन शुड बी नेगेटिव ऑफ द इंटरनल एनर्जी. सो व्हाट डज इट मीन्स, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ओके, लास्ट वन हमें कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बता दें. तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड. सो दिस इज वर्क डन ओवर चार्ज. सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. आंसर सी should be correct. Hoping that you understand that. If you have any questions, just let me know in the comment box. See you in the next video. Allah Hafiz.